वेलकम टू अदर वीडियो। और यह है जुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 11 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे जुत्सु काइसेन के। तो अब तक की कहानी में इतादोरी सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका होता है इन लोगों को, जहाँ अलग अलग टीम बढ़ती है, जहाँ ननामी बाहर जाते हैं इस वेल से और इन तीनों को अंदर बने एक और वेल के अंदर जाने की कोशिश करने के लिए कहते हैं, जिनको उन्हें ब्रेक करना है। जैसा करने के लिए इतादोरी एक जोर का मुक्का मारता है इसके ऊपर, लेकिन उसके मुक्के की लहर से ज़्यादा कुछ नहीं होता इसको। पर इतादोरी की स्ट्रेंथ को वो दूसरा शख्स पहचान पाता है, जो काफ़ी कमाल है। तो इस वेल को हटाने के लिए इन्हें इस वेल का वीक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा और अंदर इन्वेड करना पड़ेगा, क्योंकि वेल के नेचर के हिसाब से ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी होती है, जो एक बैरियर टाइप होता है जिसके अंदर होता है इसका यूज़र। पर इतादोरी के एक्सपीरियंस के हिसाब से लास्ट टाइम वेल का यूज़र वेल से बाहर था, जिससे ये लोग समझ पाते हैं कि इस वेल का यूज़र भी कहीं आसपास ही होगा, जो छुप छुप के इस वेल को एक्टिव रख रहा होगा बाहर से, ताकि ये वेल और स्ट्रांग बन सके। तो वो कहाँ हो सकता है? जो पोजीशन होती है इनके पीछे की तरफ उस बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर, जिस पर होता है उन तीन लोगों का ग्रुप, जो सोचते हैं कि क्या सोर्सर पता लगा पाएंगे कि हमने वेल यहाँ लगाई है, या फिर उन्हें कहीं पता ही नहीं चलेगा। पर अगर उन्होंने पता लगा भी लिया तो नीचे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस की फौज पड़ी हुई है, वो उनका सामना कैसे करेंगे, जिन्हें ऊपर तक पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा। पर फुशिगिरो के शिकिगामी के इस्तेमाल से वो सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को अवॉइड करते हुए डायरेक्ट पहुंच जाते हैं ऊपर और इस्तेमाल करते हैं वायर्स का उन तीनों को पकड़ने के लिए। जहाँ ये तीनों एनट्रस्टेड बैरियर के बारे में जानते हैं, जहाँ इस बैरियर को लगाने के लिए ये टूल इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ ये तीन लोग हैं जिन्होंने अपने कर्ज एनर्जी से इस बैरियर को लगाया होगा, तो बाकी के वो दो टूल कहाँ हैं? जहाँ पे इस पहले टूल को निकाल देता है ये शख्स, जिसके बावजूद वो वेल नीचे नहीं होती, तो बाकी के वो दो टूल्स उन मुच्छड़ अंकल के पास होती है, जिसको लपेट के वायर में तादोरी नीचे की तरफ बढ़ता है और फुशिगिरो से कहता है न्यूज़ उस रस्सी को छोड़ने के लिए, जहाँ वो अंकल को बांध कर खुद बचकर नीचे गिरा देता है। तो अब आगे इनो सामना करता है इस पोते और उसकी दादी का, जो काफ़ी हद तक पोटेंशियल रखता है एक फर्स्ट ग्रेड के सोर्सर बनने का। और उसके अलावा फुशिगिरो और इतादोरी सामना करते हैं इन मुच्छड़ अंकल का। और जिसके बाद हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक में इनो और जहाँ ननामी उससे बात कर रहे होते हैं उसके प्रमोशन को लेकर, जो सेमी फर्स्ट ग्रेड का सोर्सर बन सकता है। पर शायद उसको अभी कुछ और अचीवमेंट पानी है और काफ़ी तक अप्रूवल भी पाना है ननामी का, जिसके लिए वो रुका हुआ है। तो आगे अगर हम बात करें इस जंग की, तो वो इस्तेमाल करता है अपनी टेक्निक काइची का, जिसके वार से वो पोता नहीं बच पाता और उसके हाथ में एक छेद हो जाता है, जो है सीन्स टेक्निक, जिसके इस्तेमाल से जब अपना मुंह छुपाता है इनो, तो वो इस्तेमाल कर पाता है चार शक्तिशाली बीस्टों की शक्तियों को। तो खैर आगे इनो पे जिम्मेदारी थी उन दोनों बालकों की, जिस वजह से वो ज़्यादा समय यहाँ वेस्ट नहीं कर सकता। भले ही वो जानता है कि वो खुद को संभाल लेंगे, पर फिर भी उनको हराकर उसे जल्दी से उनके पास पहुँचना है। तो जिसके साथ अगले वार के लिए तैयार होता है इनो और अपनी शक्तियों में पानी जोड़कर तैरता हुआ आगे बढ़ता है, जिसके पावर ऑलमोस्ट ओवरपावर कर देते हैं उसके अपोनेंट को। इस सब के अलावा अगर हम बात करें इतादोरी और फुशिगिरो की लड़ाई की, तो वो दोनों काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, अपने इम्प्रेसिव वार इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस अंकल को कुछ भी नहीं हो रहा उनके वारों से। उनको एक खरोच तक नहीं आ रही उनके वारों से, उल्टा उसके वार जख्मी कर देते इतादोरी को। पर तभी उसको बचाता है फुशिगिरो। खैर जिसमें अच्छी बात यह थी कि वो सिर्फ एक खरोच दे पाता है इतादोरी को, पर तभी वो आगे तैयार होता है इन सबसे भिड़ने के लिए और मारने के लिए, क्योंकि उसकी शक्ति के आगे दोनों नहीं टिक पा रहे। और सच भी है, उन दोनों के तगड़े तगड़े वार जो कि स्पेशल ग्रेड के कर्ज को भी चोट पहुंचा सकते हैं, उससे उसे एक खरोच तक नहीं आती। तो आगे इनो की फाइट में वो दादी प्रार्थना करने लग जाती है, जिनको अपनी जान पर खेलकर उनका पोता हर एक वार से बचाता है। अब भले उसकी वार और शक्ति ज़्यादा कमाल की ना हो, पर उसके बावजूद वो लगातार लगा पड़ा इनो के वारों को खुद पे खाने पर, जिसको ऑब्जर्व करते हुए समझ पाता है कि वो सिर्फ बचा रहा है उन दादी माँ को। तो शायद उसको जल्दी करना पड़ेगा और शायद निपटाना पड़ेगा उस दादी माँ को। तो जिसके साथ ही वो अगला वार करता है, लेकिन उससे पहले वो शख्स कुछ निकलता है और दादी माँ के आसपास बहुत सारी कर्ज एनर्जी आ जाती है, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म कर देती है उसके शरीर को किसी और के शरीर से या आत्मा से, जो इनो के वार को रोक लेता है अपने नंगे हाथों से। और ये होता है फुशिगिरो के पापा की बॉडी या आत्मा, जेन क्लैन के जेनिन टोजी या फिर टोजी फुशिगिरो। तो क्या ये दादी आत्माओं को स्विच करती है, या इसके पीछे कुछ और झोल है? और जो उसने निकला था, क्या वो किसी तरह से संबंध रखता है टोजी से? पर खैर जो भी उसके साथ हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक में दिसंबर 7 1989, जिस समय जन्म हुआ था सातारू गोजू का। और साथ ही उसके आसपास किसी और लड़की का भी बर्थडे होता है, जो अपने डैड से काफ़ी प्यार करती है और काफ़ी फ्रैंकली बैठती है उनके साथ। पर यह एहसास चोकमी डैडी वाला नहीं था, क्योंकि वो अपने वारों से खुद अपने डैडी को मार देती है, क्योंकि वो उसकी बेटी होती ही नहीं, वो होती है ये बुढ़िया जो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते इसकी बेटी में। और उसकी बेटी कहाँ गई? उसने उसको मार दिया, क्योंकि इसे ट्रांसफॉर्म होने के लिए किसी की लाश की ज़रूरत थी। पर एक बात पक्की है, ये दादी माँ से स्कूल ड्रेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। पर खैर ये लोग शायद तो सुपारी किलर, जहाँ पे एक शख्स को ये अंकल मारता है जिससे वो जवान हुआ करते थे,
और उसके चित्र उड़ाना शुरू कर देते हैं ताकि वो समझ सके इंसानी शरीर को और अगले वार अपने वारों को और एफिशिएंटली कर सके। मतलब काफ़ी हद तक ही अपना होमवर्क कर रहे हैं। तो इस समय तक ये आज़ाद थे कुछ भी कर पाने के लिए, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। कर्ज यूज़र कुछ भी कर पाते, कर्ज को रोक पाते या फिर मज़े कर पाते काफ़ी हद तक, क्योंकि कर्ज यूज़र उस समय आज़ादी भरी ज़िंदगी जिया करते थे जैसे मर्जी वो चाहे। पर आगे उनसे बात होती है सातारू की, जो गोजू क्लैन में पैदा हुआ है अपने 6 आइज़ के साथ, जो खैर एक कंडीशन या टेक्निक या पावर है जो उसको मिली है उसकी आंखों में, जिसकी मौत के लिए इन्हें मिल सकता है 100 मिलियन येन। पर शर्त लागू है, मतलब जिसको पहले मिलेगा वो मार देगा और जो मार देगा वो जीत जाएगा सारे पैसे इनाम के तौर पर। तो आगे ये लोग छोटे सतारू पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं और उसे करते हैं स्टॉक। पर वो इनको महसूस करके रुक जाता है वहीं पर और सब कुछ भाप लेता है, जिससे इनकी रूह तक कांप जाती है और अगले पल वो मुड़ कर नहीं देखता है। तो गोजू के आने के बाद से कर्ज स्पिरिट की शक्तियाँ भी बढ़ती दिखाई दे रही है, जिसका कारण ये लोग समझ पाए गोजू है, क्योंकि जब भी कोई नई बाउंड्री या रिकॉर्ड बनाता है उसके बाद उसका अगला रिकॉर्ड जल्दी आने वाला होता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब गोजू ने कर्ज एनर्जी की दुनिया को डिस्टर्ब किया, जिससे दुनिया का बैलेंस काफ़ी हद तक बदल गया और ये तीनों मतलब दोनों उसके बाद ज़्यादा आज़ाद महसूस नहीं कर पाते और अब शायद इन्हें मिल चुकी है इनकी आज़ादी। तो आगे फुशिगुरो गोजू के बारे में कुछ झूठ कहता है इसको, जहाँ वो कहता है कि मैं जानता हूँ, तुम मजाक मत करो, मैं जानता हूँ गोजू सील हो चुका है। तो मतलब इसकी शक्ति इनविंसिबल बिल्कुल नहीं है। ये काफ़ी तक डरता है गोजू से, जिसके वजह से उसके सामने इसने वार नहीं किया और ना इनका कभी मुकाबला किया सामने से खुद आकर। तो ये अंकल इतादोरी के अनाउंसमेंट सुन के समझ पाएंगे कि गोजू सील हो चुका है और अब ये आज़ाद है कुछ भी कर पाने के लिए, जिससे फुशिगुरो भी जान पाए कि ये बंदा गोजू से डरता है और उनका सामना नहीं कर सकता, जिसका मतलब इसकी शक्तियाँ इनविंसिबल तो बिल्कुल नहीं है। पर आगे कोई ट्रिक लेकर आता है फुशिगुरो सामने और बहुत सारे खरगोशों का शिकिगामी बनाकर उनसे वार करता है इसके ऊपर। तो आगे इनो सामना कर रहा है अब टोजी का, जो अपने समय में खतरनाक और पावरफुल हेवनली पैक्ट का मालिक था, जहाँ काफ़ी मजा आएगा इसकी और इतादोरी की स्ट्रेंथ को आपस में टकराते देखकर या फिर फादर सन रियूनियन को देखने में, जहाँ उसके पापा पहचान पाएंगे कि ये है मेगुमी, पर वो शायद ना पहचान पाए कि ये है मेरे डैड। तो जहाँ अगले पल इनो को पिटना पड़ता है हेवनली पैक्ट धारन टोजी से। तो आगे फुशिगुरो के फाइट में इन लोगों ने बहुत सारे खरगोश से बड़ी सी बाउंड्री बना दी, इसमें उसको कैद रखा हुआ है, जिसको उम्मीद है कि अंदर जल्दी ये तगड़ा वार करने वाले होंगे। पर उन खरगोशों के हटते सामने कोई नहीं दिखाई देता और फुशिगुरो ऊपर से इस्तेमाल करता है एक बड़े से हाथी का, जो उसके ऊपर गिरता है लेकिन उसको संभाल लेता है। पर वो भी कर्ज था जिसको हटाकर वो दोबारा एक और वार करने की सोच रहा होता है, जिसमें उसको योगदान देगा इतादोरी, जो एक बड़ी सी गाड़ी उठाकर अपनी ताकत से फेंक देता है उसके ऊपर, लेकिन वो उसको भी कैच कर लेता है समहाउ और बच जाता है उसके वारों से भी। जिसके बाद दोनों आगे साथ मिलकर कई सारे और वार करते, लेकिन उन वारों से भी बच जाएगा क्योंकि उसके पास है इनवर्स टेक्निक, जो किसी के भी पावरफुल कर्ज को उस पर लगने पर दोबारा अब्जॉर्ब कर लेंगे और उस पर उसका इस्तेमाल नहीं होने देंगे। या दूसरी भाषा में पावरफुल कर्ज कमज़ोर कर्ज बन के उसके सामने जमा हो जाएंगे और कमज़ोर कर्ज पावरफुल तरीके से असर करेंगे। मतलब वो जितने सीरियस होंगे उनके चांसेस उसको हरा पाने के उतने ही कम हो जाएंगे। जिस सबसे अनजान ये एक वार करते हैं उसको और कुछ खून के छींटे दिखाई देते हैं, तो ये किसके खून के छींटे होंगे, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में, जहाँ फुशिगुरो समझ पाया था कि उसकी टेक्निक है इन्वर्स टेक्निक, क्योंकि एक ऐसी टेक्निक जिससे कोई भी असर नहीं होता उससे उसको असर हुआ। मतलब उसे कमज़ोर वार ज़रूर लग सकते हैं पर एक लिमिट तक कमज़ोर बार उस पर कोई असर नहीं करेंगे, पर एक लिमिट के ऊपर के कमज़ोर बार जो हम लोग कम सीरियस होकर उस पर इस्तेमाल करेंगे उससे उसके ऊपर असर ज़रूर देखा जाएगा। जिस सबको कैलकुलेट करते हुए वो लोग पावरफुल वार करते हैं उसके ऊपर उसको कंफ्यूज करने के लिए, पर एट द एंड ऑफ इस सब वारों के वो एक पावरफुल वार नहीं करते, वो नॉन सीरियस हल्के फुल्के वार करते हैं जिसका असर होता है उसके ऊपर। पर वो फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है, जो अपने अगले वार से आगे बढ़ रहा होता है, जिसकी तरफ बढ़ता है इतादोरी अपने कर्ज एनर्जी के साथ, और साथ में दोनों के वार से करीब पहुंच ही रहे होते हैं कि उससे अगले पल ही इतादोरी अपने वारों को उसके मुंह के पास ले जाकर इस्तेमाल नहीं करता, अंडू कर देता है। पर उसका एक हैवी इम्पैक्ट होता है उसको, जो उसके रियल वार की तरह ही काम करते हैं, जहाँ उसके वार लगने के बाद असर डालते हैं। तो उसने लगने से पहले ही रोक लिया, जहाँ उसने लगने के बाद वाले असर को इन्वर्स करके यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो इन दोनों छोरों ने यहाँ कमाल कर दिया है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, क्या ये ज्वाइन करेंगे लड़ाई जो टोजी के अगेंस्ट है, और क्या हम अगले एपिसोड में टोजी की लड़ाई देख भी पाएंगे। तो मे भी इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें इसके प्रीव्यू के एक्सरे की तो हम देख पा रहे हैं कोकिसाकी को, जिसको काफ़ी मुश्किल हो रही है उस चाकू वाले बंदे से लड़ने में। तो ये चाकू वाला बंदा यहाँ कैर डालने वाला है और उसके अगेंस्ट और भी लोग देखे जाएंगे अपने अपने कमाल की शक्ति को इस्तेमाल करते हुए, और लास्ट में ननामी वहाँ पहुँच जाएंगे और शायद किसी और एंगल में फाइट के हम देख पाएंगे ननामी को, या फिर वो ज्वाइन करेंगे कोकिसाकी और उनके साथ की लड़ाई को, या वो बदला लेंगे उस शख्स से
उनके साथी को मारने का, जो चश्मे वाला शख्स था उसका। तो खैर जो भी होगा वो बताएगा मैं आगे नए एपिसोड। और वैसे अब आपके सोचते हैं आगे नए एपिसोड के बारे में और मेरे रिव्यू के बारे में, तो अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।